नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है। मैं कैलाश कश्यप आज फिर एक नए चुनावी मुद्दे के साथ और एक नए मेहमान के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और आज जो मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वो कोई राजनेता नहीं है, वो कोई जनप्रतिनिधि नहीं है और ना ही वो परिचय के मोहताज हैं, क्योंकि सिर्फ सिवान ही नहीं, बिहार ही नहीं, देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सुनील कुमार तंग जब मंच पे आते हैं और जब मुशायरे की वो शाम शुरू होती है और जब ये मंच पे आते हैं तो चाहे वो ठहाके की बात हो या जो राजनीतिक तंज होता है कवियों के अपने शब्दों में जिसके सुनने के लिए लोग ललायित रहते हैं, वो चीज़ उसके लिए जाने जाते हैं सुनील कुमार तंग। और आज ये एटीएन लाइव का भी सौभाग्य है कि ऐसा व्यक्ति आज हमारे साथ हमारे इस स्टूडियो में मौजूद है और मौका है चुनाव का, चूँकि अब चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। चारों तरफ जितने नेता हैं वो सब चुनाव में लगे हुए हैं। नए नए तीर जो हैं वो तराशे जा रहे हैं कि किससे किसकी सह और मात होगी। और हम आज इसी मुद्दे पे, चूँकि अब जनता पे जो एक पकड़ जिन नेताओं की पहले होती थी वो अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। और जो नेता आज कुछ कहते हैं कल कुछ और कहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब विश्वास लोग खो रहे हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के तंग जी, आपने देखा कि बिहार विधानसभा की चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। 2015 में नीतीश जी जब चुनाव, और नीतीश जी उस समय कोई और साथी था, वो लालू जी की गोद में बैठे हुए थे। उस समय उनको नहीं दिखाई दिया कि चारा चोर ये लोग हैं, करोड़ों के घोटाले हुए हैं, तेजस्वी 9वीं फेल हैं, ये सब उस समय किसी ने चर्चा नहीं की। लेकिन आज जब पाला बदल करके नीतीश जी जब बीजेपी के साथ आए हुए हैं तो अब ये कह रहे हैं कि अब फिलसफी 9वीं फिलसफी ये कैसे बनेगा मुख्यमंत्री, क्या ऐसे लोग बनेंगे? तो आखिर सवाल उठता है कि ये नेता कैसे इतने रंग दिखा देते हैं, कैसे इतने रूप बदल लेते हैं? देखिए, सबसे पहले आपने कहा कि चुनाव शुरू हो गया है। चुनाव शुरू होते हुए पता नहीं कितनी दफ़ा मैंने देखा जी, और मुझे उसके पहले तो याद नहीं है, लेकिन 1967 से आज तक याद है। अच्छा। और 1967 से आज तक मैंने यही महसूस किया है कि इसके आधार चाहे जो हों, एक दूसरे को भला बुरा कहना, और इसीलिए मैं बराबर कहता हूँ कि यहाँ वोट अपने कारनामों पर नहीं लिया जाता है। यहाँ अब तक वोट सिर्फ निगेटिव एस्पेक्ट पर लिया गया है। आप बुरे हैं इसलिए मुझे वोट दिया जाए, मैं अच्छा हूँ इसलिए मुझे वोट दिया जाए। किसी लीडर में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि ये कहे। बिल्कुल सही कहा आपने। सबों ने यही कहा कि वो बुरे हैं इसलिए मुझे वोट दीजिए। पहली बार मैंने देखा, 2 बार, एक बार इंदिरा गांधी को मैंने देखा था कि जिन्होंने अपने नाम पर वोट लिया था, और एक बार मैंने नरेंद्र मोदी को देखा कि उन्होंने अपने नाम पर वोट लिया था। इन 2 लोगों ने ऐसा किया, लेकिन वो परिस्थिति जन्य थे। उस वक्त की परिस्थिति ऐसी बन गई थी कि यहाँ इस देश के लोग पागल हो जाते हैं। उन दिनों बांग्लादेश की लड़ाई में विजय मिली थी, इसलिए सब कुछ खत्म हो गया था जी। और कुछ उसी तरह की परिस्थिति पाकिस्तान के साथ हमारी बनी नरेंद्र मोदी के समय में, तो पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा हो गया जी। लेकिन अब तक मुझे एक बात कहने दीजिए, मैं तो साहित्य से मेरा रिश्ता है जी, जी। और 1952 से लेकर आज तक को आप महसूस कीजिए तो राजनीति और आम आदमी के बीच सिर्फ भय और लालच का रिश्ता है, इसके अलावा कोई रिश्ता नहीं है। अब आप पूछ सकते हैं कि ये भय क्या और लालच क्या?
लालच ये कि आम आदमी इस लालच में रहता है कि फलां ने मेरे लिए एक सड़क तो बनवा दी है ना, वो इस लालच में रहता है कि उसके कि इनके दरवाजे समय पे में एक कल तो गड़ जाएगा। जी, इस लालच में है। और राजनेता इस भय में रहता है कि अगर उसे खुश नहीं रखा तो अगले चुनाव में मैं हार जाऊंगा। तो ये लालच और भय का रिश्ता जो है वो राजनीति और आम आदमी के बीच है। ऐसे में आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया है कि वही लोग जो कल को एक की तारीफ कर रहे थे आज उसकी बुराई कर रहे हैं। आज उसकी बुराई कर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं हुई है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जनता तो तंग जी, जनता तो दिग्भ्रमित हो जाती है कि भाई कल तक आपने जिसको बुरा कहा जी, आज उसे आप अच्छा कैसे कह सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कल आप गलत थे कि आज आप गलत हैं, ये तो जनता पूछना चाहती है। ये सवाल तो जनता 1952 से आज तक पूछ रही है, और 1952 से लेकर ये बेहिया राजनीति के लोग इसका कोई जवाब नहीं दे सके। मैं एक यहाँ के बहुत सम्मानित मीडिया कर्मी के साथ बात कर रहा हूँ, लेकिन आप बताएं, आप लोग रोज़ सवाल पूछते हैं, डिबेट में बड़े बड़े चैनल्स पर लोग इकट्ठे होते हैं, हर पार्टी के प्रवक्ता होते हैं, जो सवाल पूछा जाता है कोई प्रवक्ता उसका जवाब देता है क्या? वो अगर ये पूछ दिया गया कि आप में ये कमी है तो जवाब ये देता है कि जी लेकिन 1976 में ये गलती इन्होंने भी की थी। इसका जवाब ये नहीं होता। ये जवाब नहीं हुआ। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जवाब नहीं हुआ। आप अपना पाप छुपाने के लिए आप दूसरे के पाप को दिखाना शुरू कर देते हैं। आप ये नहीं कहते कि हाँ हमसे गलती हुई है, हम इसको सुधार ले। रही बात नीतीश जी की, तो नीतीश जी इस देश ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं। इनके समय में कुछ अच्छा भी काम हुआ और बुरे काम भी हुए। अच्छा काम ये हुआ कि कुछ सकारात्मक रिजल्ट लोगों के सामने आया, जिससे ये कहा जा सकता है कि चुनावी हमें लगता है कि सर वो जो शुरुआती दौर था 2005 से जब आप 2010 के बीच में आइएगा तो उस समय लगा था, ये हम लोग भी जानते हैं कि लगा था कि हाँ बिल्कुल बिहार की शासन व्यवस्था बदल गई। लेकिन उसके बाद से फिर वही लगा था, लेकिन उनके समय में भी कुछ काम हुआ है, ऐसा मैं इनकार नहीं करता, इसलिए कि मैं आम आदमी हूँ, इनकार कैसे कर सकता? आप राजनेता नहीं हैं, आप बिल्कुल जो जमीन पे जो बातें हैं वही, और इसीलिए हमने आपको बुलाया भी है। जी, तो ऐसा नहीं है कि नीतीश जी के समय में कोई काम नहीं हुआ, लेकिन नीतीश जी ने अपने व्यक्तित्व को इस तरह से ज़रूर प्रस्तुत किया है कि यह एक सवालिया निशान बनता है। आम आदमी के बीच जिस गठबंधन के साथ चुनाव लड़े थे, या तो वो रिजाइन करते और पुनः चुनाव में आ गए होते, या फिर उसके साथ रहते। लेकिन नीतीश जी की जो गलती है वो ये है कि उन्होंने पाला बदल के दूसरे के साथ जा करके और उसका समर्थन लेकर के रातों रात जो सरकार बनाई है, ये निश्चित रूप से बिहार का आम जी एक सवाल ये हमारे मन में भी, अब इतनी अच्छी बात आपने कही कि जिस तरीके से ये सारे काम हुए, आपने जनता से जो मैंडेट लिया वो राजद के साथ लिया, फिर आप अगर उसको छोड़ के जाते हैं, अब तो हमें लगता है कि चुनाव आयोग को एक नियम कानून बनाना चाहिए, क्योंकि ये प्रयोग कई जगह हो चुका है। महाराष्ट्र में अभी आपके सामने है, महाराष्ट्र में भी हुआ चुनाव, शिवसेना और भाजपा ने लड़ा, वहाँ इन लोगों ने जो आम जनता है वो भाजपा और शिवसेना को वोट दिया, लेकिन सरकार बन गई जिस पर हजारों करोड़ के घोटाला थे, वो लोग सरकार में आके बैठ गए। तो ये ऐसे लोगों को किस तरह से इस राज्य से अलग किया जा सकता है? जी, यह आपने सवाल बहुत अच्छा किया है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि एक नागनाथ दूसरे सांपनाथ, ये एक बात कही जाती है। बिहार की जनता खुद इस परेशानी में है कि किसको हम समर्थन दें। एक आदमी ऐसा जो पाला बदल के इधर से उधर जाता है, दूसरा ये कि चुनाव आते हुए राजनीतिक दल जो जातिवाद लेकर के खड़े होते हैं
वो इतना खराब है बिहार के लिए या इस देश के लिए कि जिसको आप महसूस कीजिए कि आज तक कोई जात किसी को याद नहीं आता है, लेकिन उसमें चुनाव के वक्त 3 महीना पहले कितने बिहार में कितनी जातियां हैं, किसके कितने वोट हैं, किस क्षेत्र में किसको इसका कितना लाभ मिलेगा, ये हमारे मीडिया कर्मी भी ये काम करते हैं और मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। मैं कैलाश जी, चूँकि आप एक बहुत प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, मैं आपके सामने ये बात कह रहा हूँ, हो सकता है कि मेरी बात आपको अच्छी न लगे तो आप इसे बिल्कुल आप बिल्कुल नहीं सर, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि आखिर तब सवाल ये भी उठता है कि ये कोड जो जातिवाद का जो कोड है वो कैसे समाप्त होगा। हाँ, ये देखिए तभी समाप्त होगा जब आम आदमी चाहेगा। जब तक आम आदमी नहीं चाहेगा तब तक ये जातिवाद का कोड समाप्त। लेकिन आम आदमी तो चाहता भी है, लेकिन जैसे चुनाव आता है, जो नेता हैं जिसे आप सांपनाथ और नागनाथ, ये सारे हथकंडे आजमा देते हैं, चाहे वो धनबल का हो, चाहे वो रुपए पैसे का हो, चाहे जिस तरह से भी हो, वो ये सारा वहाँ पे आजमा करके वो अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं और वो आम आदमी वो भूल जाता है उस समय कि हमें क्या करना चाहिए था, और 5 साल इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। यही बात मैं कहने जा रहा हूँ कि वो दवा डॉक्टर कभी नहीं देता जो रोग आपको नहीं हो। हमारी कमज़ोरी को हमारे देश के राजनेता जानते हैं। हमारी कमज़ोरी क्या है इसे हमारे देश के राजनेता जानते हैं। वो जानते हैं, बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। जी, वो जानते हैं कि सबसे बड़ा नुस्खा यही काम करेगा आखिर में कि जब मैं हिंदू मुसलमान करूँगा, जब मैं बैकवर्ड फॉरवर्ड करूँगा, जब मैं यादव और तिवारी करूँगा, ये जानते हैं कि कब मुझे क्या करना है। इसलिए कि वो हमारी कमज़ोरी जानते हैं कि हम उस बहकावे में आएंगे। मैं ये पूछता हूँ कि इस देश का इस सीवान, हम लोग सीवान में हैं, सीवान का कोई भी नेता कब जातिवाद उठाएगा? जब वो जानता है कि इस बिरादरी के लोग जब जातवाद मैं उठाऊंगा तो मेरे साथ हो जाएंगे, तब वो उठाता है। इसलिए यह कमी हमारी है, पहले से कम हुई है। पहले से लोगों में सोच बदली है और थोड़ा इस बात को लोग कम महसूस कर रहे हैं, लेकिन अभी भी राजनेता उसी लाइन पर हैं। किसी दल के हों, वो सबके बाद इस जगह पर पहुंच जाते हैं। आप पहले बताइए, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या किसी राजनेता को हिम्मत है जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो कह दे कि ठीक है, हमारे यहाँ रिजर्वेशन 1972 से 1952 से लेकर और आज तक है, समय समय पर उसमें हम बदलाव करते गए, लेकिन क्या उसकी समीक्षा नहीं होनी चाहिए? उसका क्या लाभ और क्या घाटा हुआ यह नहीं देखा जाना चाहिए? क्या चुनाव के नाम पर उस रिजर्वेशन को कायम रखना चाहिए? क्या चुनाव के नाम पर इस तरह का अनैतिक कार्य किया जाना चाहिए कि हिंदुस्तान के दबे कुचले लोग जो हैं वो वहीं के वहीं रहें और आज भी बड़े नेताओं के लड़के रिजर्वेशन के नाम पर उसका लाभ उठाते रहें और नीचे जो लोग दबे हुए हैं वो ज्यों के त्यों रहें? क्या ये ज़रूरी नहीं है कि ये व्यवस्था? सुनील जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने बड़ा अच्छा ये टॉपिक उठा दिया है कि आज 6 साल से लगभग 70 साल का शासन रहा आपको कांग्रेस का, और 6 साल से अब मोदी जी भी हैं। मोदी जी से बहुत कुछ आशाएं हैं इस देश को, लेकिन हमें लगता है, अब आपको क्या लगता है हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी जो है, नरेंद्र मोदी जो हैं, वो धीरे धीरे इसका कांग्रेसीकरण होता जा रहा है? देखिए, मैं ये बात कहने जा रहा हूँ, मैंने पूरी राजनीति को कहा है। मैंने सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं किसी को बचा के कह रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है कि एक बार किसी हमारे देश के एक स्वयंसेवी संस्थान, जिसका नाम मैं लेना नहीं चाहता, एक स्वयंसेवी संस्थान ने ऐसा कहा था कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए, और उस वक्त उसकी पार्टी जो जिसको समर्थन दे रहे थे वो हार गई थी। और तब भाजपा ने भी ये तय किया
कि हमें भी ये बात नहीं कहनी है वरना मैं चुनाव हार जाऊंगा। तो हमारी मानसिकता यहाँ तक गिरी हुई है, हम लालच में उस हद तक फंसे हुए हैं। और मैंने शुरू में कहा है कि भय और लालच का रिश्ता हमारे देश में है। हम रिजर्वेशन के लालच में हैं और वो रिजर्वेशन देने के भय में हैं। वो भय में दे रहे हैं, हम लालच में ले रहे हैं। यह तंग जी, अब हमारा अंतिम सवाल आपसे होगा, चूंकि ये डिबेट तो हमारा लगातार चलते रहेगा। ये बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और आज बिहार के सामने सबसे बड़ा अगर मुद्दा है तो वो है बेरोजगारी का। जी, वो है बेरोजगारी का। और उसके बाद जो कोरोना महामारी ने जो उत्पात पहुंचाया है, 3 महीने से दुकानें बंद थी, पूरे मार्केट बंद थे, एक महंगाई भी अपने चरम सीमा पे है, मार्केट का बुरा हाल है। और पेट्रोल और उस पे जो पेट्रोलियम पदार्थ की जो कीमतें हैं वो इस कदर बढ़ गई हैं जिसका सीधा असर हर क्षेत्र में पड़ता है। अगर तेल का दाम बढ़ गया तो आपके आने जाने का किराया वगैरह भाड़ा ये सब भी बढ़ जाता है, माल आने जाने का वो भी बढ़ जाता है और उसका सीधा असर आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे पड़ता है। और एक तीसरी बात है शराब, जो बिहार के लिए एक बहुत बड़ा चीज़ है। तो ये बेरोजगारी, पेट्रोलियम की कीमतें और शराबबंदी, क्या पता वो, हमें तो लगता है कि है नहीं, लेकिन अब आपको क्या लगता है नहीं, ये मुद्दा बनेगा इस बार? देखिए, मैं भी अगर शराब से मेरा कोई रिश्ता होता तो मैं भी होम डिलीवरी के विषय में जानता होता, लेकिन सुनते तो है ना जी कि होम डिलीवरी होता है। मैं सुनता ज़रूर हूँ कि होम डिलीवरी यहाँ होता है। जी जी। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, चूँकि आपने एक साहित्यकार को बुलाया है तो मैं उसी लहजे में कोई बात कहना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कैलाश जी, इस बात को महसूस कीजिएगा कि राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता दोनों दो चीज़ें हैं। राष्ट्रवाद राजनीति द्वारा प्रेरित लाभ उठाने के लिए कहा गया शब्द है राष्ट्रवाद, और राष्ट्रीयता आम आदमी के दिल में है। इस देश में अगर चुनाव को मद्देनजर रख के सरकार चाइना वार में अगर कुछ कर रही है या नीतीश जी अगर कुछ कर रहे हैं तो ये राष्ट्रवाद है, यह चुनाव जीतने का उनका हथकंडा है। ये राष्ट्रवाद बहुत बड़ी बात कह दी। ये आप देखिए कि जब आप बुद्धिजीवी वर्ग के साथ बात करते हैं तो वो बिल्कुल जमीनी हकीकत की बात होती है। और जिस तरह से राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता की जो डिफिनेशन किया है, जो व्याख्या की है तंग जी ने, वो वाकई बड़ी अच्छी बात कही है और हमें लगता है कि ये सबको पसंद आएगा। जी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आम आदमी जो है, जब राष्ट्रवाद का बखेड़ा खड़ा किया जाता है तो आम आदमी राष्ट्रीयता में बह जाता है और उसका राष्ट्रीयता में बहना राष्ट्रवाद फायदा उठाने की कोशिश करता है। इस बात को बहुत करीब से सोचिएगा। हमारे देश में राजनीति के स्तर पर जब जब कोई काम हुआ है और उसे राष्ट्रवाद का नाम दिया गया है तो वो सिर्फ राष्ट्रवाद है, और आम आदमी उसके पीछे जो झंडा लेके तिरंगा लेकर खड़ा हुआ है वो राष्ट्रीयता है। तो हमेशा राष्ट्रीयता को स्मगल करने का काम राष्ट्रवाद ने किया है। आज भी अगर नीतीश जी कर रहे हो, आज भी कोई बड़ा नेता कर रहा हो, तो इसमें आश्चर्य की बात क्या है? राजनीति ने अपना काम किया है। अब रही बात कि एक बात पुनः मैं एक साहित्यकार हूं और मुझे कहना चाहिए कि ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई कमी हमारी सरकार में है तो हम पर्दे के पीछे बैठ करके उसकी समीक्षा कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त हमें यही कहना चाहिए कि हम सरकार के साथ हैं और सरकार जो भी कर रही है हम उसमें सहयोग देने को तैयार हैं। हमारा सहयोग उसके साथ है। और चाइना अगर बुरी नज़र रखती है तो इस देश का हर राजनीतिज्ञ जो है वो पार्टी को दरकिनार करके
एक साथ खड़ा होगा, एक छत के नीचे खड़ा होगा। यह हर पार्टी की जिम्मेदारी है। मुझे याद है कि तब जब पाकिस्तान वार हुआ था और पंडित ये जो थे वाजपेयी जी, तो वाजपेयी जी ने कहा था बांग्लादेश के वार के समय में कि इंदिरा जी इंदिरा नहीं है, ये दुर्गा है। ऐसा नहीं है कि वो विरोध में नहीं थे। आज तो ये बस हमें लगता है कि ये किताबों की बातें रह गई हैं। अब ये इसका कोई मतलब नहीं है। आप विपक्ष के नेता को उस तरह से नहीं मानते हैं तो विपक्ष भी आपको नहीं मानता है। इस तरह की बातें अब नहीं होती। ये देखिए, दोनों के झगड़े में हमारा देश तो खतरे में खड़ा होता है ना। दोनों के झगड़े में हमारा देश तो खतरे में खड़ा होता है। लेकिन एक बात तो अच्छा ये दिखाई देता है कि जब देश के मुद्दे पे जब हम चाहे डिबेट करते हों, चाहे जो समस्या आती है, उस समय सारे जाति बंधन के वो तार जो हैं वो टूट जाते हैं और सारा देश बिल्कुल एक पैर पे खड़ा होता है कि भारत माता की जय। मैंने इसके पहले कहा है कि राष्ट्रवाद वो करते हैं, हम तो राष्ट्रीयता लेके चलते हैं ना। बिल्कुल। तो राष्ट्रीयता में और राष्ट्रवाद में जमीन आसमान का फर्क है। हम वो राष्ट्रवाद लेकर के चलते हैं। मोदी जी और राहुल गांधी के सामने राष्ट्रवाद है, लेकिन आम आदमी जो खड़ा है, जो ज़मीन पर खड़ा है, जो ट्रक चलाता है, जो ठेला ढोता है, जो काम करता है, जो अधिकारी है, व्यापारी है, इनके मन में राष्ट्रवाद नहीं है, इनके मन में राष्ट्रीयता है। और उस राष्ट्रीयता को ये लोग इनकैश करते हैं। बिल्कुल सही कहा तंग जी ने। और जो विषय उन्होंने आज दे दिया है कि राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता, ये 10-15 मिनट के डिबेट में इसे हम डिफेंड नहीं कर पाएंगे। एक बार पुनः मेरा अंतिम सवाल वही होगा जो हमने तंग जी से पहले किया था कि क्या इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी, जो 30 लाख लोग जो बाहर से आए हुए हैं, अपने घर लौटे हैं, अपने रोजी रोजगार सब कुछ गंवा कर लौटे हैं, और शराबबंदी, और तीसरा होगा ये जो पेट्रोलियम के जो दाम बढ़े हुए हैं, ये मुद्दा बनेगा। इस पर कुछ जनता हो सकता है कि राजनेताओं को आईना दिखाने का काम करे। बिल्कुल आपने सही कहा है। एक आपने कहा कि बेरोजगारी, तो बेरोजगारी तो निश्चित रूप से एक समस्या, महत्वपूर्ण समस्या है, जिस पर आज तक कोई काम ही नहीं हुआ। पूरे प्रांतों को देख लीजिए इस देश के, किसी न किसी तरह की कोई फैक्ट्री लगी हुई है, कुछ रोजगार, कुछ धंधे, कुछ कहीं ना कहीं कुछ न कुछ है। हमारे यहाँ जो रोजगार और धंधे थे वो भी बंद हो गए। जितने शुगर फैक्ट्रीज को देख लीजिए, यहाँ की ज़मीनें बिक रही हैं। सुधा अभी ये आपने देखा कि यहाँ पे जो चीनी मिल था वो बिक गया, सूता मिल को भी इन लोगों ने तोड़ दिया। सब कुछ देख लीजिए, सूता फैक्ट्री जिसको कहते हैं ना, वो सिर्फ लोगों ने सुना कि सूता फैक्ट्री है, लेकिन उसमें उसका उद्घाटन भी नहीं हो पाया और वो आज खंडर बन गया। सूता फैक्ट्री में अब मिटने सूता फैक्ट्री में आजकल कुत्ते सूत रहे हैं। अरे वो भी नहीं सोते हैं वहाँ पे। तो ये एक बात है। दूसरी बात आपने कही है कि बेरोजगारी के साथ साथ बेरोजगारी का बहुत बुरा असर पड़ेगा। और आपने क्या पूछा? जनता पूछेगी नेता से, जब नेता जाएंगे उनके दरवाजे पे कि आपने 15 साल में नीतीश जी यहाँ अपने रोजगार की क्या साधन उपलब्ध करवाए। निश्चित ये तो जनता ज़रूर पूछेगी। ये तो जनता को पूछना भी चाहिए। अगर नहीं पूछती है तो मैं तो यही समझता हूँ कि यहाँ की मरी हुई जनता है जो नहीं पूछेगी। पूछना चाहिए और यह भी कहना चाहिए कि आज तक आपने क्यों नहीं किया, आपने आज तक क्यों नहीं किया। अगर आपका आगे प्लान है तो क्या चुनावी प्लान है क्या, ये तो सवाल पूछेगी। रही बात कि उस जद में तमाम पार्टियां आएंगी, हर किसी ने 10 साल 15 साल सत्ता में सभी लोग रहे हैं, काम कुछ नहीं किया। किसी ने कुछ नहीं किया। हर लोग सत्ता में 10 साल 5 साल पूरा करके रहे हैं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। हाँ, जो काम किया है नकारात्मक काम बहुत सारे हुए हैं इस देश में। अब तो तंग जी हम इस पे भी चर्चा करेंगे कभी कि आज एक परिभाषा बदली हुई है। विकास की जो परिभाषा है वो बदल गई है। अब विकास हो रहा है,
वो गिनती करवाते हैं, जो राजनेता हैं वो गिनती करवाते हैं कि हमने ये सड़क बनवाई, हमने ये नाला बनवा दिया, लेकिन क्या बना? 1 साल पहले जो नाला बना था आपने फिर तोड़ करके फिर वही बना दिया। आप 1 साल पहले जो रोड बना था आपने फिर उसको तोड़ करके फिर उसे ही बना दिया। ये कौन सा विकास चल रहा है? एक किस्सा मैं सुनाता हूँ आपको, मजा आएगा आपको। कि एक बार जंगल में एक चुनाव हुआ था। चुनाव में इत्तेफाक से शेर हार गया और बंदर जीत गया। अब सारे बंदर जो हैं, सारे जानवर खुश हुए कि साहब अब की बार बंदर राजा हो गए। शेर नाराज था और उसने बकरी के बच्चा को पकड़ लिया। अब कहने लगा कि अपने राजा से जाकर कहो कि अब छोड़ाएं, मैं तो इसे खा जाऊंगा। तो बकरी दौड़े दौड़े बंदर के पास गई और जाके कहने लगी कि बंदर राजा जी, अब तो आप ही राजा हैं, शेर हमारा बच्चा पकड़े हुए, उसको छुड़ाइए। तो बंदर अकड़ता हुआ घर से निकला, लेकिन शेर के पास जा नहीं सकता था। तो वो छत पे चढ़ गया, ये पेड़ पर, और इस पेड़ से उस पेड़ पर लगा कूदने। तो बकरी ने पूछा कि आप इस पेड़ से उस पेड़ पर कूदते रहिएगा दिन भर कि मेरे बच्चे को बचाइएगा? तो जो बंदर ने जवाब दिया, शायद आज का राजनेता भी वही जवाब देता है, कि उसने कहा कि देखो बकरी, अब तुम्हारा बच्चा बचे या न बचे, हमारी भाग दौड़ में तो कोई कमी नहीं है। मैं तो इस पेड़ से उस पेड़ पर कूद रहा हूं। तो हमें लगता है कि आज का राजनेता नाले को बनवाना, नाले को तुड़वाना, लेकिन कभी उसने ये सोचा कि आम आदमी के लिए नाले की कब ज़रूरत होती है? आम आदमी के लिए घर की कब ज़रूरत होती है? जब पहले उसके पेट में अन्न होता है, उसके बाद किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, और उसके लिए रोज़गार चाहिए। आज तो और समस्या होगी, नीतीश जी को जवाब देना होगा। इतने लोग बाहर से आ गए हैं, इतने लोग यहाँ मौजूद हैं। अगर नीतीश जी ने सही जवाब नहीं दिया तो उनके खिलाफ में अगर वोट वो करें तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है? चलिए, आपने देखा कि तंग जी से हमने कई मुद्दे पे बात किया, और बड़ी बेबाकी, जिसकी जो पहचान है तंग जी की, जिस बेबाकी से वो आपको जवाब देते हैं उन सवालों के, और जिस तरह से उन्होंने बंदर और शेर की कहानी सुनाई कि आज के हमारे राजनेता जो हैं वो बिल्कुल बंदर और शेर की कहानी, बड़ा अच्छा विश्लेषण किया उन्होंने। और लगभग उसी तरीके से आज जो राजनेता है, जब आप काम के लिए जाते हैं तो वो फ़ोन घुमा देते हैं उस संबंधित अधिकारी को, और जनता को जो लगता है कि चलो नेताजी ने कही तो हमारी बात रखी, अब काम हो या ना हो ये उनके भाग्य का फैसला है, नेताजी ने तो काम कर दिया। तो ये चल रहा है आजकल। नई सड़क को उखाड़ करके फिर नई सड़क बनाई जा रही है, और विकास की एक नई गाथा लिखी जा रही है, और उसी में वो उनका विकास हो रहा है। जनता जाए भाड़ में। अगर समय रहते इन सारी बातों से अगर वो आप नहीं चेते, और इस बार सबसे बड़ा मुद्दा हमें लगता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में रोजगार का मुद्दा होगा। लालू जी के 15 साल के जंगल राज के खिलाफ जनता ने नीतीश जी को 15 साल दिए, और 15 साल में एक सुई की फैक्ट्री भी नहीं लगती है, तो सवाल तो जनता पूछेगी कि नेताजी 15 साल में आपने हमारे रोजगार के लिए क्या किया? 15 साल में नेताजी ये कहेंगे कि आपके बच्चों को स्कूल में भेज दिया और हाथों में कटोरा थमा दिया, तो हमें लगता है कि जनता भी उसी कटोरे का हिसाब करेगी, और जनता आपको जो जवाब देगी वो हमें लगता है कि सरकार की जो चारों पाए हैं वो हिलते देर नहीं लगेगी। गर्मी की होगी अब छुट्टी, घर बैठे मंगाए कूलर, पंखा और घरेलू वायरिंग के सामान फ्री होम डिलीवरी के साथ। हेवल्स, एंकर, फिलिप्स और क्रॉम्पटन के एकमात्र अधिकृत विक्रेता मनीष इन्फोकॉम एंड मोबाइल, मखदुम सराय मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9934019286।